हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर द सर्मन एट बनारस। ऑलराइट, इससे पहले हम सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम गौतम बुद्धा के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका ओरिजिन क्या था एंड हाउ ही गेन्ड एनलाइटनमेंट। एंड उसके बाद मतलब एक स्टोरी है जिसमें उनकी फर्स्ट प्रीचिंग के बारे में बताया गया है, जो कि बनारस में हुआ था। एंड उसकी मेन कैरेक्टर जो स्टोरी है वो थी कीसा गौतमी, हु लॉस्ट हर सन। एंड फिर उनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा था दैट शी हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हर सन एंड शी वॉज लुकिंग फॉर मेडिसिन एवरीवेयर। ऑलराइट, तो ये स्टोरी में गौतम बुद्धा मेड हर रियलाइज दैट डेथ इज़ इनएविटेबल, उससे कोई बच नहीं सकता। एंड हाउ शी केम इन टू रियलाइजिंग दैट फैक्ट, उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। ऑलराइट, तो आज हम इनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे सारे एक्सट्रैक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ लें और इनमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको सबको कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला एक्सट्रैक्ट। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा in northern India। तो जो हमारे जिनके बारे में हम बात करें दैट इज गौतम बुद्धा, ही वॉज अ नर्दर्न इंडिया प्रिंस। ऑलराइट, इनका जन्म एक प्रिंस की तरह हुआ था। ही वॉज नॉट ऑलवेज अ सेंट। ऑलराइट, at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। और क्या हुआ, जब वो 12 साल के थे उनको कहाँ भेजा गया? उनको दूर भेजा गया घर से। ही वॉज सेंट अवे टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स। मतलब क्या था कि पहले टाइम में भाई ऐसे नहीं होता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे हम जैसे आज पढ़ाई करते हैं इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि आपको घर में ही जो प्रिंस होते थे या जो फ्यूचर किंग होते थे उनको वहीं पे उनको होम स्कूल किया जाता था। एंड देन दे वर सेंट अवे टू सम प्लेस जहाँ पे वो इन डेप्थ सारे अपने रिलीजियस जितने भी स्क्रिप्चर्स होते थे उनके बारे में पढ़ते थे। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? वो राइटिंग्स होती हैं जो कथाएं हैं जिनसे हमें कुछ सीखने मिलता है, मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मतलब जब हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, अपने रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं कि वो हमें क्या सिखाता है। एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स इनको आर्चरी या फिर वॉर, जो भी आपके वॉर में जो स्किल्स चाहिए होती हैं, वॉर स्किल्स, वो सिखाई जाती हैं। एंड हाउ टू रूल अ किंगडम, इस तरीके की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो फ्यूचर किंग है उनको ये सब सिखाया जाता है। एंड ऑल्सो द ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स, दे आर टॉट दैट हाउ टू असिस्ट देयर ब्रदर और सिस्टर। ऑलराइट, तो यहाँ पे उनको गौतम बुद्धा को कहाँ भेजा गया? नाउ सिद्धार्थ गौतम, पहले उनका नाम सिद्धार्थ गौतमा था। तो उनको भेजा गया 4 साल के लिए पढ़ने के लिए हिंदू स्क्रिप्चर्स। ऑलराइट, एंड देन ही केम बैक एंड ही मैरिड अ प्रिंसेस। और उसके बाद की स्टोरी देखते हैं। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। फिर उनके बाद उनकी शादी हो गई, उनका एक बेटा हो गया। उसके बाद 10 साल तक उन्होंने उसी तरीके से अपना लाइफ स्पेंड किया। एंड ही वॉज बिफिटेड। रॉयल्टी का क्या मतलब होता है? बिफिटेड मतलब परफेक्ट, परफेक्ट फॉर अ रोल, कि हाँ भाई ये परफेक्ट फिट है यहाँ के लिए। तो ही वॉज अ गुड रॉयल। ही वॉज नॉट किसी भी तरीके से ऐसा नहीं था कि वो अपने जो भी धर्म थे या फिर जो भी उनकी ड्यूटीज़ थी वो उनको निभाते नहीं थे। ही वॉज अ गुड रॉयल। तो उस तरीके से उन्होंने 10 साल अपनी पूरी जिंदगी निकाली। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। और क्या है कि अभी तक मतलब अंदाजन ये जो स्टोरी बताई जा रही है वो बताई जा रही है जब प्रिंस कितने साल के थे? 25 ईयर्स के थे। अभी तक हेयर टू फोर मतलब अभी तक क्या हो रखा था? ही वॉज शील्डेड। जितने भी रॉयल्स होते थे उनको शील्ड करके रखा जाता था बाहर की दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स से। ऑलराइट, मतलब उनका काम था भाई रूल करो, रूल्स बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ जियो। ऑलराइट, तो इस तरीके से उनको बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता था कि सफरिंग क्या होती है, कि लोग एक्चुअल में थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी परेशान होते हैं। तो इस तरीके से उनको इतना नहीं पता था कि भाई इसने बड़े लेवल की सफरिंग भी होती है। ऑलराइट, तो एक बार जब वो कहाँ गए? हंटिंग गए थे। तब ही चांस्ड अपॉन मतलब एक बाई चांस की बात हो गई कि उनको कौन कौन दिखा? एक सिक मैन, एक एक बीमार आदमी दिखा उनको। देन एन एज्ड मैन मतलब एक उम्र दराज आदमी दिखा जिसकी काफ़ी उम्र हो गई थी।
देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है, जब भी जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो राइट्स या फिर जो चीज़ें फॉलो होती हैं, जो सेरेमनी कंडक्ट करी जाती है, दैट इज़ नोन एज अ फ्यूनरल प्रोसेशन। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर एल्म्स। और फिर क्या था, एक मंक, एक साधु जो थे वो एल्म्स, एल्म्स मतलब होता है जैसे भीख में कोई भी चीज़ दी जाए, जैसे पैसा हो गया, खाना हो गया, तो वो क्या कर रहे थे, मंक जो है उन्होंने साधु तक को खाना या फिर पैसे के लिए भीख मांगते हुए देखा। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। और क्या है कि ये सब चीज़ें इतनी क्लोजली विटनेस करने की वजह से उन्हें क्या फील हुआ कि यार मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है, आई एम नॉट एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का मतलब होता है कि अ स्टेट वेयर यू नो अ लॉट, या फिर पोटेंशियली एवरीथिंग व्हेन यू आर एनलाइटेंड। आप क्या है, आप दुनिया के जो कहते हैं ना, ये बाकी सब तो माया है, मोह माया है, ऑलराइट। तो वही बात है कि जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखते हो, क्या होता है जब आप एक पब्लिक कॉज के लिए अगर आप कोई काम करते हो, राइट, तो आप अपनी पर्सनल चीज़ों को हर वक्त प्रायोरिटी नहीं दे सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे अभी एक पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल चीज़ें इतना नहीं सोच सकता, ऑलराइट। तो क्या होता है, एनलाइटनमेंट का जो स्टेट होता है वो भी यही होता है कि पहले आपको अपनी सारी बंदिशें छोड़नी पड़ेंगी। आपको ये सारे जितने भी जैसे मोह माया जिसको कहते हैं, कि जो आपको अटैचमेंट्स होती हैं, इन सब चीज़ों को पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, ऑलराइट। सो दिस इज़ व्हाट ही डिड। उन्होंने ये अपना फैमिली, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, एंड ही left for seeking enlightenment into the world concerning the issues, concerning the sorrows, मतलब जो सॉरोज उन्होंने आज एड्रेस करी, उन्होंने देखी फर्स्ट हैंड, उनके चलते उनको लगा कि भाई अब मुझे ज़रूरत है कि मैं पूरा इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करूं, ऑलराइट। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम। और 7 साल हो गए इस चीज़ के बाद में, 7 साल तक वो भटकते रहे एनलाइटनमेंट की खोज में, कि भाई मुझे उस तरीके का विजडम प्रोवाइड हो जाए, उस तरीके की नॉलेज मुझे मिल जाए, ऑलराइट। और फिर फाइनली वो थक हार के कहाँ बैठ गए, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने शपथ ले ली। वाउड का मतलब क्या है, शपथ लेना। शपथ ले ली कि अब मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती, ऑलराइट। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और एनलाइटनमेंट मिली उनको कितने दिन बाद मिली, 7 days। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि हाउ लॉन्ग ही सैट अंडर द पीपल ट्री। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। अब यहाँ पे उस ट्री का नाम क्या रखा उन्होंने, द बोधि ट्री। और बोधि ट्री का मतलब क्या है, द ट्री ऑफ विजडम, द ट्री ऑफ नॉलेज, ऑलराइट। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और फिर जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गई उस पेड़ के नीचे बैठने से, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें उनको पता लगी, उन्होंने सीखी। उसके बाद वो क्या है, ही स्टार्टेड प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप यू बिलीव दैट समथिंग, मतलब जो आपको लगता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, या फिर ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता होनी चाहिए, लोगों को ध्यान देनी चाहिए, टीचिंग्स हो गया, है ना। उस तरीके की चीज़ जब आप एक असेंबली ऑफ पीपल को एड्रेस करते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करते हो, उसको प्रीचिंग बोला जाता है। तो ही स्टार्टेड प्रीचिंग हिज अंडरस्टैंडिंग्स, उन लोगों को सिखाने लग गए उसके बाद। At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. और finally उसके बाद, इस point के बाद में उनको क्या, किस नाम से जाना जाने लगा, that is the Buddha। और बुद्धा का मतलब क्या है, awakened और enlightened, ठीक है। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras। अब सी, इसी लाइन से हमें पता चलता है कि हमारे इस चैप्टर का नाम द सर्मन एट बनारस क्यों है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट प्रीचिंग जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और उन्होंने वो जो प्रीचिंग है वो कहाँ दी थी, ही गेव इट इन द सिटी ऑफ बनारस। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अब ये गैंजेस और कुछ नहीं है, ये गंगा ही है, ऑलराइट। गंगा जी, गंगा नदी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। डिपिंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है, डिपिंग प्लेसेस का मतलब है कि जहाँ पे आप डुबकी मारने जाते हो, जो आपकी होली रिवर्स होती हैं। प्राइमरीली इंडिया में ज़्यादातर प्रेवलेंट है कि आप गंगा किनारे जाके डुबकी मारते हो। अब डुबकी मारना क्या होता है, आप जब नदी में उतर जाते हो, मतलब अंदर जाके, और फिर डुबकी लगाते हो, लाइक यू फुल्ली इमर्स योर सेल्फ इन टू द वाटर एंड देन यू कम बैक अप, उसको क्या कहते हैं, डुबकी कहते हैं, ऑलराइट।
दैट sermon हैज बिन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और क्या है, वो जो sermon है, वो जो preaching है, उसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है, बचा के रखा गया है और इस चैप्टर में आगे दिया गया है। It reflects Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering। और क्या है, इस sermon में हमें क्या पता लगता है कि बुद्धा का जो wisdom है किस चीज़ के बारे में, एक inscrutable kind of suffering, मतलब एक ऐसी suffering जो समझ के परे है, जो हमें समझ में ही नहीं आती, it is impossible to understand। इस तरीके की suffering के बारे में ये जो preaching है वो यहाँ पे दी गई है। Alright, so I hope the extract is clear। अब यहाँ पे हम questions देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट। ध्यान रखना है करेक्ट इनकरेक्ट ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यूजुअली जब इनकरेक्ट दिया होता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट ही होता है ज़्यादातर में, और इनकरेक्ट बाद में दिया होता है, तो बच्चे करेक्ट देखते हैं और पहला मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सिद्धार्थ गौतमा's रियल नेम, Siddharth Gautama is the real name of Gautam Buddha. Yes, so this is the correct answer। मतलब factually correct है, so option हमारा क्या हो जाएगा, ये wrong हो जाएगा। At the age of 14, Gautama was sent to school। अब ध्यान देने वाली बात है भाई, यहाँ पे वो 14 पे नहीं गए थे, वो 12 पे गए थे। एकदम से देखने में हो सकता है कंफ्यूजन के चलते आप इसको भी सही मान लो। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। Gautama was born in the northern India. Yes. Gautama returned after 4 years. Yes, वो 4 साल बाद वापस आए थे। अब इसमें क्या है, आप ये भी सोचोगे कि यार हम ऐसे तो हम पढ़ के बता ही देंगे, है ना, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको पूरा ही एक्सट्रैक्ट गिवन हो सकता है आपको थोड़ा एक्सट्रैक्ट दिया जाए जिसमें ये इन्फॉर्मेशन ना हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेल, यू हैव टू बी थरो विद ऑल द फैक्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the things that Siddharth Gautama saw when he went for hunting? कौन कौन सी चीजें थी जो सिद्धार्थ गौतमा को दिखी when he went for hunting? Sick man and an aged man, yes, ये देखा था उन्होंने। Funeral procession, yes. Monk begging for alms, yes. All of the above, yes. तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही चीजें करेक्ट हैं। That means the answer is going to be all of the above. All right. Next. Which of the following are correct with respect to seeking enlightenment? अब जो गौतम बुद्धा हैं वो क्या मतलब ढूंढ रहे थे, वो enlightenment ढूंढ रहे थे, राइट? तो उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें ट्रू थी वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। बुद्धा वॉन्डर्ड फॉर 7 years। अब वॉन्डर्ड का मतलब क्या है कि फिरना, मतलब ऐसे घूमते रहना, मतलब कोई पर्पस ना होना कि भाई मैं स्पेसिफिकली यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। अगर आप सुबह उठ के स्कूल जाते हो तो यू आर नॉट वॉन्डरिंग बिटवीन द स्ट्रीट्स, राइट? आप ऐसे निकलते हो, फिर आप घूमते फिरते पार्क में पहुँच गए, पार्क से कहीं और चले गए, ऐसे नहीं करते ना आप। सीधा यू हेड स्ट्रेट फॉर द स्कूल, है ना, स्कूल पहुँचते हो सीधा। लेकिन यहाँ पे वॉन्डर्ड का मतलब क्या है, बस ऐसे ही घूमते रहना unknowingly कि भैया आपको जाना कहाँ है अल्टीमेटली। ऑलराइट, सो ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। yes, it is correct। Buddha got enlightened after 7 days, yes. Buddha sat down under a peepal tree, yes. So answer is going to be all of the above. All right. इन क्वेश्चंस को कराने का मेन पर्पस ये होता है ऑल ऑफ द अबव का, ताकि आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में फैक्ट्स राइट याद हो जाएं। ठीक है, हो सकता है वहां पे एक आधा कोई फैक्ट गलत हो तो ऑल ऑफ द अबव आंसर ना हो, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं एंड यू कैन रिमेंबर देम प्रॉपर्ली इन द एग्जाम। ऑलराइट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्री? अब यहाँ पे ट्री का नाम पूछा जा रहा है। द बोधि ट्री, यस, बोधि ट्री ही तो नाम रखा था उन्होंने, है ना। द ट्री ऑफ विजडम, यस। नीम ट्री, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे कहीं पे ना वो पीपल ट्री भी दे सकते थे, ऑलराइट, तो पीपल ट्री देते तो भाई ऑल ऑफ द अबव हो जाता अगर ऑप्शन होता तो, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बुद्धा? उनका नाम बुद्धा क्यों रखा गया, उस टर्म का मतलब क्या है? अवेकंड, एनलाइटेंड, ये दोनों वर्ड्स हमें गिवन है, हमें इसका दोनों का मतलब हमें पता है। अवेकंड का मतलब होता है कि जाग जाना, सारी चीज़ों का पता होना। जब आप जाग जाते हो तभी यू आर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, राइट। तो अवेकंड जब बड़े सेंस में यूज़ किया जाता है तो इट मीन्स सिमिलर टू एनलाइटेंड। ऑलराइट, तो ये दोनों चीज़ें सही हो गई। लर्नड, अब लर्नड का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड हो, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अगर learned हो तो कहीं ना कहीं you are also enlightened about the world, so the answer is going to be all of the above. All right.
यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा आपकी वोकैब भी इंक्रीज होती जाएगी एक एक वर्ड से, है ना। दो दो वर्ड आपको, आपने चैप्टर में पढ़ लिया, फिर एक सिमिलर वर्ड आप क्वेश्चन में पढ़ ले रहे हो, तो आपको थोड़ा वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो जाएगी और वर्ड्स का मतलब भी पता लग जाएगा कि भाई किस वर्ड को किस सेंस में यहाँ पे यूज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, ध्यान देना है। फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा वॉज एट बनारस, यस। बनारस इज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन रिवर गैंजेस। और क्या है कि भाई जो बनारस है वो सबसे ज्यादा होली, मतलब बहुत ज्यादा पूजनीय जगह है, किस पे, गंगा रिवर के किनारे पे। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Yes, this is also correct. So the answer is going to be all of the above. Select a synonym for the word sermon. अब sermon का मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं। टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, लेसन्स, हम अभी पढ़ के आए थे कि सर्मन्स हो गया, प्रीचिंग हो गया, ये वही चीज़ें होती हैं कि आपके पास अगर ज्ञान है तो आप किसी को सिखाने से, जो चीज़ें सिखाते हो उसको सर्मन प्रीचिंग बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे टीचिंग, प्रीचिंग, लेसन्स, ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट एंड आर द सिनोनिम फॉर द वर्ड सर्मन। ऑलराइट, नेक्स्ट, इनस्क्रूटेबल मीन्स। अब इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या है? किसी चीज को डिसाइफर करना, किसी चीज को समझ पाना, है ना। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पेनेट्रेबल। यस, तो तीनों ही चीजें जो हैं वो क्या हैं? सही हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट आ गया है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। अब यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जो सर्मन है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो कीसा गौतमी है वो क्या है भाई, उनका एक ही बेटा था एंड ही हैज डाइड। ऑलराइट, in her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses. The boy is dead. और क्या है कि भाई उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी। कभी कभी आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, या फिर आप किसी शो में देखते हो कि भाई कोई कोई क्या होते हैं जिनको इतना ज़्यादा शॉक लग जाता है किसी ग्रीफ से कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। कि भाई हम मान ही नहीं पा रहे हैं कि ये दिमाग जो है वो एडमिट ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसी कोई चीज़ हो गई है। तो ये कीसा गौतमी के साथ में सेम चीज हो रही थी। उनका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, वो मर चुका था, बट शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। और वो मान नहीं रही थी कि भाई उनका बेटा एक्चुअल में अब चला गया है। और इसी ग्रीफ में वो क्या कर रही थी, ग्रीफ मतलब दुख, दुख में वो क्या कर रही थी कि वो सारे नेबर्स के पास लेके जा रही थी अपने बेटे को, और वहां पे दवाई मांग रही थी कि कोई दवाई दे दो ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और लोग क्या कह रहे थे, भाई शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, मतलब अब वो अपने होश खो बैठी है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। द बॉय इज डेड, और उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि बच्चा ऑलरेडी मर चुका है। ऑलराइट, एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। और क्या एट लेंथ का मतलब है कुछ टाइम बाद एक इंसान, उनको एक आदमी उनको मिला जिसने बोला कि भाई, रिप्लाई करा उन्होंने, मतलब आंसर किया उसकी रिक्वेस्ट को कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं आपकी मदद मैं तो नहीं कर सकता, मतलब मैं आपको दवाई तो नहीं दे सकता, बट मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो पक्का आपकी मदद कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। और क्या है, गर्ल सेड, यहाँ पे गर्ल मतलब कीसा गौतमी की बात हो रही है कि जो गर्ल है उन्होंने बोला कि प्रे टेल मी, मतलब एक प्रे टेल मी का मतलब क्या है, एक तरीके से स्लैंग बोल सकते हैं कि हाँ प्लीज बताइए, मतलब एक आंसर डिमांड करने की, जो एक एम्फोसाइज करते हैं आप किसी को कि हाँ भाई प्लीज प्लीज मुझे बताओ, इस तरीके से उन्होंने पूछा हु इज इट, कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्या मुनि द बुद्धा। और क्या है, उन्होंने बताया कि भाई आप वहां पे चले जाओ, कहाँ पे, जहाँ पे द बुद्धा हैं वो ही आपको हेल्प कर सकते हैं। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। और क्या हुआ कि वहां जाके वो एकदम से क्राइड, क्राइड मतलब एकदम रोने के सेंस में भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब एक तेज चिल्ला के जब आप एक ग्रीफ में एक चिल्ला के बात करते हो
एक श्री की वॉइस में बात करते हो, वहाँ पे उन्होंने जाके उनको एक सैल्यूटेशंस दी, बहुत सारे नामों से पुकारा कि भाई लॉर्ड, मतलब आप भगवान हो, मास्टर हो, आप हमारे मालिक हो, प्लीज़ मुझे आप कोई मेडिसिन दे दो। और रिपेयर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो चली गई वहाँ पे। रिपेयर्ड यूजुअली आप क्या मतलब समझते हो रिपेयर्ड से, कि भाई रिपेयर्ड का मतलब है किसी चीज़ को सही करना है ना, किसी चीज़ को रिपेयर करना, कोई चीज़ खराब हो गई हो उसको ठीक कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपेयर्ड की बात क्या हो रही है, किस सेंस में, कि भाई वो रिपेयर्ड, शी रिपेयर्ड टू बुद्धा, मतलब वो वहां पे गई, वो जल्दी से वहां पे पहुंची। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. अब क्या हुआ कि बुद्धा ने जो है जवाब दिया उस बात का, उन्होंने बोला कि मुझे एक मुट्ठी भर क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड्स चाहिए, मुझे सरसों के बीज लाके दो आप। और इस चीज को सुनते ही क्या हुआ कि भाई अभी तक तो ऑब्वियसली बात है कि जब बच्चा मर ही चुका है, कोई उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, है ना। तो एकदम से जब उन्होंने सुना कि भाई यही तो कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। और वो सोल्यूशन भी काफी ईजी था, क्योंकि एक सरसों के बीज मुट्ठी भर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और जैसे ही मतलब वो प्रॉमिस करने लगी कि हाँ हाँ मैं ले आऊंगी, प्रोक्योर इट मतलब लेके आना किसी चीज को, बुद्धा ने क्या किया, एक कंडीशन डाल दी कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और अ फ्रेंड। और उन्होंने ये कंडीशन डाली वहां पे कि लेकिन जो मस्टर्ड सीड्स आप लाओगे वो एक ऐसे घर से आनी चाहिए जहां पे किसी भी फ्रेंड, मतलब दोस्त का, हस्बैंड, पति या फिर बच्चा, या फिर किसी भी नोन की डेथ ना हुई हो। ऑलराइट, तो ये था आपका एक्सट्रैक्ट, पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट चूज करना है। किसा गौतमी हैड ओनली वन सन, दिस इज ट्रू, उनके पास एक ही बेटा था, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। हर सन टुक हर टू बुद्धा, अब क्या है कि बेटा उनको बुद्धा के पास लेके गया था, नो, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिकॉज फैक्चुअली इट इज रॉन्ग। किसा कुड नॉट एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हर सन, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। किसा आस्क्ड फॉर मेडिसिन फ्रॉम द नेबर्स, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ऑलराइट, नेक्स्ट। वट डिड द मैन टेल किसा, अब क्या है, वो जो आदमी था उन्होंने किसा को क्या बताया। द मैन सेड दैट ही कैन नॉट गिव हर मेडिसिन, यस, सबसे पहले उसने यही बताया कि मैं तो आपको दवाई नहीं दे सकता। द मैन टोल्ड ही डजंट नो अ फिजिशियन, और मैन ने बताया कि मुझे किसी और डॉक्टर के बारे में भी नहीं पता, नो, दिस इज रॉन्ग। द मैन टोल्ड द वुमन अबाउट बुद्धा, और उसके बाद जब उसने ये बात बोली, ए ऑप्शन वाली बात बोली, उसके बाद ये बताया कि मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूं जिनका नाम बुद्धा है, वो आपको इसकी मेडिसिन जरूर दे देंगे। तो आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड सी। ऑलराइट, नेक्स्ट। व्हाट हेल्प डिड कीसा आस्क बुद्धा फॉर, और कौन सी हेल्प थी, क्या हेल्प बुद्धा से कीसा गौतमी ने मांगी थी। द मेडिसिन टू मेक हर रिच, उसने एक ऐसी दवाई मांगी जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, नो। द मेडिसिन दैट विल नेवर मेक हर सन सिक, वो एक ऐसी मेडिसिन मांगी जिससे बच्चा उनका कभी भी बीमार ना पड़े, नहीं, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा था। द मेडिसिन दैट विल क्योर हर सन, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें उनका बच्चा ठीक हो जाए, इस चीज के लिए वो मेडिसिन मांग रही थी। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट। व्हाट डिड बुद्धा टेल किसा, अब बुद्धा ने किसा को क्या बोला। He asked the woman to bring a handful of mustard seeds. Yes, उन्होंने सबसे पहले कंडीशन यही बोली कि आप क्या है, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के बीज आप लेके आओ। मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड और अ पेरेंट। और क्या है कि वो जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो कौन से घर से, कैसे घर से लानी है, जहाँ पे किसी ने भी अपना पति, अपना फ्रेंड, अपना किसी भी माँ बाप या कोई भी लव्ड वन उन्होंने ना खोया हो। मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी ग्रोन इन द वुमेन्स फील्ड, मस्टर्ड सीड्स जो है वो उस लेडी के फील्ड में ही उगाई हुई होनी चाहिए, नो, दिस वाज नॉट करेक्ट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, नेक्स्ट। व्हाट डज रिपेयर्ड मीन इन द एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेंशन्ड है, प्लीज इसमें नॉर्मल मतलब जो यूजुअली आप रिपेयर का मतलब जानते हो उसको मार्क मत कर देना, ठीक है। रिस्टोर, रिमूवेबल, वेन टू, ऑल ऑफ द अबव। सी रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब भी वही होता है कि कोई चीज़ खराब हो गई है उसको सही करना, उसको रीस्टोर करना, तो ये जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जनरली सही है बट एक्सट्रैक्ट में इसका मतलब ये नहीं है। रिमूवेबल का तो सेंस ही नहीं बनता। वेन टू, येस, ऑल ऑफ द अबव, नो। ऑलराइट, नेक्स्ट। सिलेक्ट अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू प्रोक्योर, अब सिमिलर इन मीनिंग का मतलब क्या है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, सिनोनिम पूछ रहे हैं। ऑलराइट, प्रोक्योर, गेट, गेट मतलब गेट
समथिंग, है ना, तो मतलब वही मतलब है कि भाई किसी चीज़ को लेके आना। एक्वायर, किसी चीज़ को एक्वायर करना, मतलब आपने किसी चीज़ को पा लिया, दैट ऑल्सो मीन्स प्रोक्योर। एंड ऑब्टेन, सेम मीनिंग। ऑलराइट, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." और क्या हुआ कि उसके बाद पुअर किस्सा गौतमी मतलब एक दया वाला टाइम हो गया था, मतलब दया आ रही थी लोगों को उस पे कि भाई वो घर घर जाके, पहले तो वो मेडिसिन मांग रही थी वहाँ पे, अब नाउ शी इज ट्राइंग टू फुलफिल द कंडीशन दैट इज बीइंग पुट अप बाय बुद्धा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, उनकी हालत बहुत क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी। एंड शी वॉज गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड आस्किंग फॉर मस्टर्ड सीड्स। अब मस्टर्ड सीड्स जब वो पूछ रही थी तो दे रहे थे लोग, ठीक है, हाँ हाँ ले लो करके, ये लो मुट्ठी भर सरसों का बीज ले लो। बट वेन शी आस्क्ड, उसके बाद वो फॉलो अप क्वेश्चन पूछती थी कि भाई क्या आपके घर में किसी भी पेरेंट या फिर किसी भी नोन हस्बैंड, डॉटर, सन, किसी की डेथ हुई है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज डेथ इज अल्टीमेटली इनएविटेबल। ये हर किसी को इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ, किसी न किसी ने किसी न किसी फॉर्म में इसको एक्सपीरियंस किया ही होता है। तो वो ये बता, तो एक दुख की बात कहते हुए बताते हैं कि अलास, लिविंग आर फ्यू, डेड आर मेनी, मतलब जो जीवित हैं वो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन जो मर गए हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड ऑफ अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, और क्या है कि प्लीज़ हमें हमारे दुखों के बारे में, सबसे जो गहरे घाव हैं उनके बारे में आप हमें रिमाइंड मत कराओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, और क्या है कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई बिलवेड इंसान की डेथ नहीं हुई थी। बिलवेड मतलब आपके क्लोज, जिनसे आप प्यार करते हो। ऑलराइट, Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अब क्या है, जब वो घर वर सारा उन्होंने छान लिया, नाउ शी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई कि मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअल में क्या सीन हो गया है, क्या परेशानी हो चुकी है और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो नाउ शी वॉज टायर्ड एंड वो क्या हो गया, एक वे साइड, मतलब एक किनारे पे, फुटपाथ पे कहीं पे शी सैट डाउन। और वेरी एंड होपलेस, मतलब वेरी का मतलब होता है व्हेन यू आर टायर्ड, ऑलराइट। होपलेस मतलब जब आपकी होप जो होती है, स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई कहीं ना कहीं से वो मस्टर्ड सीड्स उनको मिल जाएंगी, लेकिन नाउ शी वॉज होपलेस बिकॉज वो सब जगह पे पूछ चुकी थी, एंड शी नाउ न्यू दैट डेथ वॉज इनएविटेबल एंड हर किसी के लाइफ का हिस्सा है। एंड फिर क्या था, वो वहाँ पे लाइट्स ऑफ द सिटी देख रही थी, वो जो क्या हो रही थी, कहीं कहीं पे जल रही थी, फिर बुझ रही थी, फिर धीरे 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 जैसे रात होने लगी, सारी जो लाइट्स हैं वो क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, मतलब बुझ गई। ऑलराइट, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और क्या हुआ कि लास्ट में जो डार्कनेस थी, जो अंधेरा था, उसने ही पूरे सिटी पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, पूरे सिटी पे रूल करने लगा। रेन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू रूल एट अ प्लेस, ठीक है, किसी चीज का आधिपत्य होना, किसी चीज का रूल होना कहीं पे। And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. और क्या है यहाँ पे, fate of men मतलब यहाँ पे generally human beings की बात हो रही है कि finally she considered, जब उनको ये सब दिखा कि भाई लाइट जल रही थी कुछ कुछ जगह पे, and then finally जब रात हो गई तो सारी लाइट्स क्या हो गई, बुझ गई। then she considered कि हाँ भाई हम इंसानों की भी जो किस्मत है वो ऐसी ही तो है कि हम जल रहे हैं, कुछ टाइम तक चल रहे हैं, बट अल्टीमेटली देयर इज गोइंग टू बी अ डे व्हेन वी आर ऑल गोइंग टू die and we are all going to be extinguished. All right, and she thought to herself, how selfish am I in my grief. और finally उनको ये realize हुआ कि मैं कितनी selfish हो रही हूँ अपने grief में, अपने दुख में, कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हूँ। Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. और क्या है कि यहाँ पे डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो डेथ से बच पाया है आज तक। ऑलराइट, येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ अ पाथ, मतलब एक तरीका है फिर भी किस चीज़ को अचीव करने का। हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, मॉर्टल हैं। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, दोज पीपल, दोज क्रीचर्स विच आर बाउंड टू डाई वन डे, है ना, जिनका कभी ना कभी एंड होना ही है, जिनको कभी ना कभी मरना ही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई इस संसार में ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप
अपनी सेल्फिशनेस छोड़ देते हो और आप रियलाइज कर लेते हो कि डेथ जो है इनएविटेबल है, तो किसी ना किसी मायने में आप क्या हो जाओगे, इमॉर्टल हो जाओगे। मतलब आपकी जो डेथ है वो होकर भी नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी अलाइव बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड योर वाइजनेस। ऑलराइट, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। Kisa Gautami now went from house to house. Yes, this was the correct fact. सही में वो घर से घर घर जाने लग गई थी, किस लिए, मस्टर्ड सीड्स को ढूंढने के लिए। तो ये जो हो जाएगा वो होगा गलत। Kisa asked for mustard seeds. Yes, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। The people did not give her the mustard seeds. People gave her the mustard seeds. अब क्या है, दोनों ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक सही होगा एक गलत होगा। तो डिड नॉट गिव हर मस्टर्ड सीड्स जो है वो गलत है फैक्चुअली, बिकॉज लोग उनको मस्टर्ड सीड्स तो दे रहे थे, लेकिन फाइनली उनको जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी कि उनके घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन कीसा वाज अनेबल टू फाइंड अ हाउस फुलफिलिंग बुद्धास कंडीशन। ये जब उनको एक भी घर नहीं मिला जिसमें बुद्धा की कंडीशन जो फुलफिल नहीं हो रही थी, तब क्या हुआ। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। यस, शी बिकेम दैट। वेरी एंड होपलेस का मतलब क्या है, जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है, एंड वेरी मतलब जब आप टायर्ड हो जाते हो। किसा सैट डाउन एट द वे साइड। यस, उसके बाद थक हार के वो कहीं साइड में बैठ गई थी। द लाइट्स फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। फ्लिकर्ड अप मतलब ऐसे जलना बुझना है, फ्लिकर करना, और फिर फाइनली क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। यस, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड व्हेन शी वाज अनेबल टू फुलफिल बुद्धास कंडीशन। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट डेट डिड किसा गौतमी रियलाइज एट द वे साइड। What did Kisa Gautami realize at the wayside? She had become selfish in her grief. Yes, she realized that वहाँ पे बैठ के उनको realize हुआ कि यहाँ पे सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, but death is common to all. तो ये भी realize हुआ, death is common to all. Yes, surrendering selfishness leads to immortality. Yes, so the answer is going to be all of the above. All right. Select a synonym of पिटी। अब पिटी क्या होता है, जब आप किसी पे दया दिखाते हो, है ना, आपको बुरा लगता है किसी के लिए। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, मतलब एक वर्ड पूछा है जिसका सिमिलर मीनिंग हो। कंपैशन। यस, व्हेन यू, कंपैशन का मतलब होता है जब आप किसी को ध्यान देते हो, उनका जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने की कोशिश करते हो, राइट। तो एक तरीके से कंपैशन इज सिमिलर टू पिटी, ठीक है। हेट्रेड नहीं, आप पिटी का मतलब ये नहीं होता, आप नफरत नहीं करते हो, आपको एक एम्पैथी डेवलप हो जाती है उनके लिए, एंड यू फील बैड फॉर देम, यू डू नॉट हेट देम। सो दिस इज रॉन्ग। सिंपैथी, यस, तो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड सी। ऑलराइट, नेक्स्ट, फ्लिकर मीन्स, फ्लिकर का मतलब क्या होता है, शाइन स्टेडिली। स्टेडिली मतलब एक सही तरीके से, स्टेडिली फ्लिकर करने का मतलब है, मतलब शाइन करने का मतलब है कि आप उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, वो जल बुझ नहीं रही है, वो जलते ही जा रही है। सो फ्लिकर का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। डार्कनेस, नो। शाइन अनस्टेडिली मतलब कभी जल रही है, कभी बुझ रही है, कभी जल रही है, बुझ रही है, तो उसी का मतलब फ्लिकर होता है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सी, शाइन अनस्टेडिली। रेन्ड मीन्स सेम एज। रेन का मतलब क्या था, हमने देखा था कि भाई डार्कनेस रेन्ड एवरीवेयर, मतलब रूल्ड एवरीवेयर। तो गवर्न का मतलब क्या होता है, जब आप एक जगह को गवर्न करते हो, मतलब रूल करते हो, तो गवर्न का मतलब भी वही है, रूल का मतलब भी वही है। रेगनेंट इज अ न्यू वर्ड। रेगनेंसी या रेगनेंट इज ऑल्सो सिमिलर इन मीनिंग टू रूल। ऑलराइट, सो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट, the Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. और क्या है, जो mortals हैं, जो creatures हैं जिनकी अल्टीमेटली डेथ लिखी हुई है, वो क्या है, उनकी लाइफ कैसी है कि troubled है, मतलब बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी परेशानियों से भरी हुई है, brief है, छोटी है, और combined with pain है, और बहुत सारा दुख भी है उनके हिस्से में। Alright. For there is not any means by which those have been born can avoid dying. और क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी तरीका आज तक नहीं मिला है, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिस बंदे ने आज जन्म ले लिया है वो मरे ना, ठीक है। देयर इज नो वे ऑफ अवॉइडिंग डेथ। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ। एक सर्टन एज के बाद, पहुंचने के बाद में तो अल्टीमेटली डेथ है ही है, अगर आपकी एक बाई चांस कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है। ऑलराइट, तो एक एज पे पहुंचने के बाद में तो यू हैव टू एनकाउंटर डेथ।
Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. और क्या है कि भाई एक जब फ्रूट है जो पक जाता है, अब कच्चा फ्रूट थोड़ी ना एकदम से पेड़ से गिर जाएगा, राइट? जो पका हुआ फ्रूट होता है वो जल्दी गिरता है, तो यही एक मतलब है बोलने का कि एक सर्टन एज के बाद में डेथ जो है वो आती ही है, ऑलराइट? एंड मॉर्टल्स क्या हैं, वो हमेशा रिस्क में रहते हैं डेथ के, कि वो कभी भी उनके दे कैन एनकाउंटर डेथ, और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से बच पाएंगे। अगर वो एक मोमेंट पे लिखी है तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बींग ब्रोकन। और अर्दन वेसल्स का मतलब क्या है कि जो आपके घड़े होते हैं, है ना, जो मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं या मिट्टी के पॉट्स बनाए जाते हैं, उनको बोला गया है कि भाई वो भी मॉर्टल नहीं हो, इमॉर्टल नहीं होते, उनका भी कभी ना कभी टूटना तय है। So is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise. अब क्या है, चाहे वो यंग हो, मतलब उनकी उम्र कम है, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो एक एज के हो गए हो, या फिर वो वाइज हो और यंग हो, सॉरी वाइज हो या फिर फूल्स हो, मतलब चाहे उनमें कितना ही दिमाग हो, चाहे वो कितने ही स्टूपिड हो, सबका जो एंड है वो लिखा हुआ है। ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। और क्या है कि ऑल फॉल इन टू द पावर, मतलब हम डेथ की जो पावर है, जो अल्टीमेट उसकी ग्रास्प है, उससे हम नहीं बच सकते। ऑलराइट, क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू बुद्धा लाइफ ऑफ मॉर्टल इज, मॉर्टल्स इज, अब बुद्धा ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है लाइफ ऑफ मॉर्टल्स का, वो क्या है? ट्रबल्ड विद पेन, यस। ब्रीफ विद पेन, कंबाइंड विद पेन, यस। ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, मतलब ये तीनों चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं जब बुद्धा ने लाइफ ऑफ मॉर्टल्स को डिस्क्राइब किया है। मॉर्टल्स आर नॉट कंपेयर्ड विद, अब यहाँ पे क्या है, मॉर्टल्स को किन से कंपेयर नहीं किया गया है? नॉट कंपेयर्ड, राइप फ्रूट से किया गया है, डेथ से किया गया है, अर्दन वेसल्स से किया गया है, यस। सो द आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ द अबव, कि इन तीनों में से सभी से जो है लाइफ ऑफ मॉर्टल्स को, मॉर्टल्स की लाइफ को कंपेयर किया गया है। ऑलराइट, लिविंग बींग्स आर ऑफ अ नेचर वेयर, लिविंग बींग्स किस तरीके के नेचर के हैं? देर आर नो मीन्स टू अवॉइड डेथ, यस। देर आर आफ्टर रीचिंग इन ओल्ड एज देर इज डेथ, तो ये दोनों ही चीजें वो क्या हैं, सही हैं। Fools have to die one day, but wise can avoid death. ये क्या है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई चाहे यंग है, आप अडल्ट हैं, या फिर आप वाइज हैं, या फिर फूल हैं, आप डेथ को जो है अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, एंड ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, सही। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु इज अ पॉटर? अ पॉटर क्या होता है? अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए, जल्दीबाजी में मार्क कर दे, पोएट होता है पोएम्स जो लिखते हैं। ऑलराइट, पॉटर जो होते हैं जो मिट्टी के क्ले या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको पॉटर कहा जाता है। अ पर्सन हु मेक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले, क्ले मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी को क्ले कहते हैं। ऑलराइट, सो ये सही हो जाएगा। यूजुअली द ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय हिम ऑन अ स्पेशल व्हील बाय हैंड। और क्या होता है, एक बड़ा सा व्हील होता है जिसपे घूमता रहता है वो ऐसे करके, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली रखते हैं व्हील, नॉर्मली ऐसे वर्टिकल होता है, वैसे नहीं, हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, और वो व्हील जो है वो घूमता रहता है एक एक्सिस पे। और वहां पे क्या होता है, मिट्टी का, पहले मिट्टी को रखा जाता है, एंड द पॉटर क्या करते हैं, उसको शेप करते रहते हैं अपने हाथ से, और उसी शेप का जो है क्या है, बर्तन बन जाता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी बोथ बी एंड सी। ऑलराइट, नेक्स्ट, मॉर्टल्स आर, मॉर्टल्स क्या है? क्रीचर्स सब्जेक्ट टू डेथ, यस। ह्यूमन बींग्स हु नेवर डाई, नो। मिशनरीज, नो। मिशनरीज का मतलब क्या होता है, जो लड़ने जाते हैं। ऑल राइट, ऑल ऑफ द अबव, नो। सो द आंसर इज गोइंग टू बी दिस। जल्दी से कंफ्यूज होके ऑल ऑफ द अबव मत मार्क कर देना। ऑल राइट, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। और क्या है कि भाई जो कोई भी हो, चाहे आप पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो किसी भी कीमत पे आपको बचा के रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट। और कुछ किसी भी परेशानी से वो खुद डील करते हैं, रादर देन वो आपके तक उस चीज़ को पहुंचने नहीं देते। लेकिन डेथ भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पेरेंट्स भी डील नहीं कर सकते। अगर ये आएगी, आने वाली है, तो ये पक्का आके ही रहेगी, एंड उसका किसी पे भी कंट्रोल नहीं है।
नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, मतलब किन्समैन का मतलब होता है जब आप आपस में जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ना ही जो किन्समैन है मतलब जो रिलेटिव्स हैं वो आपस में अपना रिलेशन बचा सकते हैं. मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. और क्या है मार्क का मतलब क्या है कि हाँ सुनो, मार्क माई वर्ड्स, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है उसको सुनो कि जो लोग हैं जो रिलेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, मतलब देखे कोई चीज़ है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप बैठ के देखोगे ही ना, उसको विटनेस करोगे, उसके बारे में आप कुछ कर तो सकते नहीं है ना. और लैमेंटिंग का मतलब क्या है, शोक मनाना, दुख मनाना, बार बार उस चीज़ को याद करना. तो क्या है कि जब आप लैमेंट कर रहे हो और बैठ के देख रहे हो, धीरे धीरे एक एक इंसान को क्या है, डेथ जो है वो अपनी चपेट में ले लेता है. ऑलराइट, और किस तरीके से ले लेता है, लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर. और क्या है, एक ऑक्स, एक बैल जिसको स्लॉटर मतलब क्या होता है, किसी भी एनिमल को जब हम अपने किसी बेनिफिट के लिए मारते हैं उसको आप क्या कहते हो, स्लॉटर कहते हो. ठीक है, और मोस्टली इट इज़ बिकॉज वी वॉन्ट टू ईट द एनिमल, या फिर हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको. ठीक है, तो जिस तरीके से हम एक एक करके जैसे वो बैल को लेके जाते हैं स्लॉटर के लिए, इसी तरीके से डेथ जो है एक एक करके क्या करती है, मॉर्टल्स को अपने साथ ले जाती है. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, therefore the wise do not grieve. और क्या है कि वाइज मैन का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बस इतना ही है कि वो क्या करते हैं, वो शोक नहीं मनाते, वो ग्रीव नहीं करते उस चीज़ को, वो लैमेंट नहीं करते. वाई, बिकॉज सच अ थिंग इज अनअवॉइडेबल, और उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते. Knowing the terms of the world, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. और क्या है कि भाई सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो क्या है, सीखने को मिलता है इस बात से कि भाई ना तो ग्रीव करने से ना ही लैमेंट करने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा या आप उस पेन से फ्री हो पाओगे. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. और क्या होगा कि आपको पीस ऑफ माइंड, शांति तो नहीं मिलेगी उस बात के बारे में बार बार बात करने से, या फिर किसी इवेंट के बारे में, किसी डेथ के बारे में बार बार सोचने से, बार बार दुख मनाने से आपको पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिलेगा. उल्टा क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी और जो माइंड है वो दोनों ही क्या करेंगे, पेन से सफ़र करेंगे. ऑलराइट. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. और क्या है कि बार बार दुख मनाने से क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो कैसा दिखने लगेगा, वो पेल दिखने लगेगा, मतलब जिसमें जान नहीं होती, जो वाइट हो जाते हैं किसी चीज़ की कमी की वजह से. और सिक हो जाओगे, मतलब आप बीमार हो जाओगे जब आप दुख बार बार मनाओगे. क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ग्रीफ होता है आपके अंदर, तो आप क्या करते हो, जो डेली चीज़ें हैं उनको करना बंद कर देते हो, खाना नहीं खाते हो, ढंग से फंक्शन नहीं करते हो. ऑलराइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ. और इन सब के बावजूद जो डेथ है, जो डेड हैं, जो लोग चले गए हैं, वो चले ही गए हैं, उनका कुछ नहीं होगा, वो वापस नहीं आने वाले. ऑलराइट. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. और क्या है कि भाई जो आपका क्विवर होता है, मतलब आपके पीछे जो एक केस होता है जिसमें आपने अपने एरोज रखते हैं, उसमें से आपको किस चीज़ का एरो निकाल के फेंक देना है, दैट इज लैमेंटेशन, ग्रीफ एंड कंप्लेंट. ठीक है, आपको इन सब चीज़ों को बेसिकली अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना है. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और क्या है कि lamentation और जो grieving process है, इसी को आप जितना छोटा रखोगे उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे और आप इन सब चीज़ों से अपने आप को छोड़ पाओगे, and finally you will become wise. All right. Question number 1. What does of those who overcome death by death depart from life means? ठीक है, इस फ्रेज का मतलब पूछ रहे हैं. The only way death works is by depositing the person from the living world. No, depositing का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भरना. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इंसान को लेके जा रहे हो इस लिविंग वर्ल्ड से, राइट? सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. The only way death works is by withdrawing the person from death. डेथ से आप विड्रॉ कर ले रहे हो, मतलब डेथ से बचा रहे हो, नहीं, इस तरीके से भी नहीं होता है. द ओनली वे डेथ वर्क्स इज बाय विड्रॉइंग द पर्सन फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड. और जो डेथ है वो किस तरीके से काम करती है, वो विड्रॉ करती है, वो ले जाती है किसी भी पर्सन को लिविंग वर्ल्ड से. ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is correct? While relatives are lamenting deeply, one by one mortals are carried off. Yes, so this is the correct option.
Just like an ox is taken to slaughterhouse to be killed, so does death do with mortals, leaving no one behind. और क्या है कि भाई जिस तरीके से डेथ जो है वो एक एक करके मॉर्टल्स को ले जाती है, वो सिमिलर मैनर पे हम क्या करते हैं, जैसे हम एनिमल्स को क्या करते हैं, स्लॉटर के लिए लेके जाते हैं. यस, नो वन हैज कंट्रोल ओवर डेथ. यस, ये तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं. दैट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा के अकॉर्डिंग क्या चीजें करेक्ट हैं? वन शुड नॉट ग्रीव, वीप और वी मिजरेबल एट समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन. यस, क्या है कि भाई रोना गाना इतना ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो चीज हो रही है, जो चीज बाउंड टू हैपन है, जिसका कोई तरीका नहीं है जिससे आप उससे बच पाओ, तो उसके बारे में ज्यादा शोक मनाने से कोई फायदा नहीं होता. सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. लैमेंटिंग विल कीप मैन अवे फ्रॉम ऑब्टेनिंग पीस ऑफ माइंड. और क्या है, लैमेंटिंग किस चीज से हमें दूर रखती है? पीस ऑफ माइंड से. यस, lamenting will multiply the pain and suffering. Yes, the answer is going to be all of the above. Who is a wise person according to Buddha? बुद्धा के हिसाब से कौन है जो समझदार है, जो वाइज है? One who does not lament, one who does not weep, one who does not grieve. और ये तीनों ही चीजें क्या है, बुद्धा ने बताया कि इन चीजों तीनों का कोई भी फायदा नहीं है. डेथ जो है वो इनएविटेबल है. दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. अफ्लिक्टेड का मतलब क्या है? अफ्लिक्टेड जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या है? एडवर्सली अफेक्टेड. यस, अफ्लिक्टेड मतलब आप नेगेटिव सेंस में यूज करते हो कि आपको उस चीज से आपको परेशानी हो रही है एंड यू पोजेस दैट थिंग, तो दैट मीन्स एडवर्सली अफेक्टेड. बॉदर्ड, यस. डिस्ट्रेस्ड, यस. ये तीनों ही चीजें क्या है, नेगेटिव इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट. मार्क इन द एक्सट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर. अब यूजुअली क्या होता है भाई, मार्क को आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, क्या बोलते हो कि मार्क किसी चीज का पॉइंट है या किसी चीज का निशान है, लेकिन एक्सट्रैक्ट में उसका मतलब क्या है कि भाई वो बता रहे हैं कि आप मार्क करो, यहाँ पे सुनो इस बात को ध्यान से. पॉइंट, पोजिशन, लिसन केयरफुली, ऑल ऑफ द अबव. एकदम से देखने पे आप क्या मार्क करोगे? ऑल ऑफ द अबव मार्क करोगे. लेकिन यहाँ पे पूछा है इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा सिर्फ लिसन केयरफुली, ना के पॉइंट और पोजिशन. ऑलराइट. लैमेंटेशन डज नॉट मीन सेम एज. लैमेंटेशन जो वर्ड है उसका मतलब जो वर्ड उसके सिमिलर मीनिंग में नहीं है. दैट मीन्स आपसे क्या पूछ रहे हैं? एंटोनिम पूछ रहे हैं. वेलिंग, वेलिंग का भी मतलब वही होता है कि जब आप बहुत ज्यादा दुख मनाते हो किसी चीज का, तो वेलिंग क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट मीन्स द सेम एज लैमेंटेशन. मोर्निंग, मोर्न करना मतलब किसी का दुख मनाना, कोई जब चला जाता है तो. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. प्रेज मतलब तारीफ करना, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटोनिम. एंड ग्रीविंग ऑल्सो मीन्स द सेम एज लैमेंटेशन. ऑलराइट. तो आई गेस यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. पूरा चैप्टर हमने देख लिया, जहाँ जहाँ से जो भी चीज़ें पॉसिबल थी, और अच्छे से वर्ड बाय वर्ड दोबारा से इसको पढ़ लिया है. अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ गो बैक एंड चेक द होल वीडियो ऑन द चैप्टर एंड इट विल क्लियर एवरी ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स. और आगे के क्वेश्चंस भी पढ़ते रहना. इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं. गो थ्रू देम एंड कीप रिवाइजिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.